इस लेक्चर में बात करते हैं चैलेंज टू बायपोलैरिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा कि बायपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बायपोलैरिटी का मतलब होता है टू पोल्स। लेकिन पोल किस चीज के? क्या डंडे के? ओलंपिक्स के? किसी चीज के? नहीं। पोल का मतलब यहां पर यह है डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। ये मतलब होता है बायपोलैरिटी का। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। अगर कोई डेफिनेशन का भी आ जाए ना तो याद रखना इसको कहते हैं बायपोलैरिटी। और आपको फिर लिखना पड़ता है डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, दैट इज आई डॉट ई डॉट करके नंबर वन लिख देना यूएसए, और फिर सेकंड लिख देना यूएसएसआर। ठीक है, सबसे पहले कशिश क्वेश्चन लिख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने क्लास के अंदर, मतलब उससे पहले जब सबसे पहले मतलब कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट कभी भी, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बता दो। अच्छा, बर्लिन वॉल। अच्छा, वो मतलब इसका मतलब मैंने उस टेबल में से ही लिखवाया अभी तक क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन बना लो कि व्हाट वाज आर्म्स रेस, व्हाट वाज व्हाट वाज आर्म्स रेस ठीक है। सेकंड पार्ट इसका लिखना, हाउ डिड आर्म्स रेस गॉट कन्वर्टेड इनटू आर्म्स कंट्रोल। हाउ डिड आर्म्स रेस गॉट कन्वर्टेड इनटू आर्म्स कंट्रोल। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आर्म्स रेस के बारे में लिखना है कि दोनों के बीच में भिड़प थी, दोनों वेपन्स बना रहे थे, ये बना रहे थे एरेनोस ऑफ कोल्ड वॉर के। एक दो बस नाम दे देकर एग्जांपल दे देना कि भिड़ रहे थे और वो कर रहे थे। फिर बाद में आप लिखोगे थोड़ा सा चेंज करके टोन को, बीच में जब बॉडी का पार्ट आएगा कि आप थोड़ा सा लिखोगे कि दोनों को रियलाइज हो गया था कि न्यूक्लियर वॉर लड़ना बेवकूफ़ी होती है, ऐसे वॉर में कोई भी विनर नहीं होता है। तो उनको लगा कि हमें ना ट्रीटी साइन करनी चाहिए। दिस साइनिंग ऑफ ट्रीटीज वॉज नोन एज आर्म्स कंट्रोल। फिर अगर ये छोटे मार्क्स का क्वेश्चन हो 4 नंबर तक का, तो आर्म्स कंट्रोल के सिर्फ नाम लिख देना, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, सॉल्ट वन, सॉल्ट टू, एनपीटी। ठीक है, और एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, और एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, ये सब आप ऐसे नाम लिख देना। अगर वो आ जाए 6 मार्कर में समथिंग लाइक, तो थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख देना जो कि हमने मतलब वो कर रखी है। फिर कुछ ट्रीटीज के नाम लिख देना, कुछ के एक्सप्लेनेशन लिख देना। एक चीज याद रखना, 2 मार्कर में या 4 मार्कर में स्पेसिफिक 2 या 3 ट्रीटीज भी पूछी जा सकती हैं, जो कि हमने उस बॉक्स में करी ना लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर। ये ये वाली ये स्पेसिफिक भी आ सकती है कि सॉल्ट वन के बारे में बता दो, एनपीटी के बारे में बता दो। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक एक और बता देता हूँ जो कि यहाँ पर दे नहीं रखी है आई थिंक। अब क्योंकि क्वेश्चन की बात चली रही है, नहीं दे रखी है आई थिंक, हाँ नहीं है, लेकिन ये आएगी, कहीं ना कहीं होती है ये कोर्स के अंदर। एक और ट्रीटी का नाम आप लिख लो, उसको कहते हैं, आपने इतनी सारी देख ली, जैसे वो उधर भी दे रखी है और यहाँ पर भी कुछ दे रखी है, यहाँ पर भी कुछ नाम दे रखे हैं ना। एक लिख लो यहाँ पर, एक होती है सीटीबीटी। सीटीबीटी, ठीक है। सीटीबीटी का नाम होता है कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, स्क्रीन पे देख लेना, कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी, ये भी होती है एक ट्रीटी। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं है, लेकिन ये आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे याद है अगर जुबान पर, तो उसके मतलब मैंने पढ़ा है इसको इस एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्या पता इसी चैप्टर के अंदर हो, बाद में आती है, आएगी लेकिन ये। ठीक है, सीटीबीटी, हाँ ये उसमें भी आती है, ओ हाँ उसमें आती है। सेकेंड लास्ट चैप्टर जो दे रखा ना सिक्योरिटी वाला, वहाँ देखने को मिलेगी इसी बुक के अंदर। ये वाली बुक, 2 बुक्स है ना इस बुक के अंदर, 8th चैप्टर के अंदर दे रखी है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कशन आती है और वहाँ पर कोल्ड वॉर से रिलेट करके बोला जाता है। सीटीबीटी इसी टाइम की ट्रीटी है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैलेंज टू बाइपोलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, वॉट वॉट डू यू मीन बाय द टर्म बाइपोलरिटी, या वॉट इज बाइपोलरिटी। ठीक है, वॉट इज बाइपोलरिटी। और फिर लिखना कशिश, हु गेव चैलेंज टू बायोपोलैरिटी एंड हाउ।
हु गेव चैलेंज टू बायपोलैरिटी एंड हाउ? बायपोलैरिटी की डेफिनेशन कशिश मैंने आपको बगल में बता दी। यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स को बायपोलैरिटी कहते हैं, जब वर्ल्ड डिवाइडेड था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, बायपोलैरिटी को चैलेंज दिया किसने? आंसर बता बता सकते हो मुझे जरा? चैलेंज किसने दिया कि दुनिया दो पोल्स के अंदर डिवाइडेड होना चाहती है, लेकिन पूरी दुनिया बेटा बंटने नहीं देंगे दो पोल्स के अंदर। कि तुम सोचो 200 की 200 कंट्रीज, मतलब 100 इधर 100 उधर, या फिर 150 उधर 50 उधर, या 110 उधर 90 उधर, बिल्कुल नहीं बंटने देंगे ऐसा। तो ये रोका किसने? बायपोलर, या चलो बन भी गया था तो ऑब्वियस सी बात है कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड बायपोलर, लेकिन इसको चैलेंज किसने दिया बताओ? नैम ने, वेरी गुड। नैम गेव चैलेंज टू बायपोलरिटी, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो अब इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे कोल्ड वॉर जो है उसका मकसद ये था कि किस तरीके से दुनिया जो थी वो दो पावर या दो राइवल अलायंसेस के बीच में, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक, या फिर हम लोग कहीं यूएस और यूएसएसआर के बीच में डिवाइड होती चली जा रही थी। ठीक है, इस टाइम पर सिर्फ एक चीज ने बायपोलरिटी को चैलेंज देने के लिए कदम उठाया पूरे साहस के साथ, वो था नॉन अलाइनमेंट। जिसकी वजह से जो हाल ही में कंट्रीज आज़ाद हुई थी कॉलोनाइज पावर से, जो कि बिलोंग करती थी मेजरली तीन कॉन्टिनेंट्स को। मेजर कॉलोनीज ने, जैसे ब्रिटेन वगैरह ने यहीं पर बंदिश, मतलब ज़्यादातर गुलाम बना रखा था ना कंट्रीज को, एशिया की कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो जो आज़ाद हो जाती है कंट्रीज, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, उनको हम लोग कहते हैं डी कॉलोनाइज नेशन। जब तक ये जब तक ये बंदी रहती हैं तो इनको हम लोग कहते हैं कॉलोनाइज नेशंस। और जो कब्जा करता है इनके ऊपर, मतलब जो गुलाम बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोलोनाइजर। ठीक है, या फिर कोलोनाइजर, हाँ ठीक है। और जो गुलाम होती हैं उनको हम लोग या तो कॉलोनाइज कंट्रीज बोलते हैं, या फिर हम सिंपली उनको बोलते हैं कॉलोनाइजर की कॉलोनीज। जैसे इंडिया को हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी था, और यूके या फिर ब्रिटेन जो था वो कॉलोनाइजर था। ये चीज क्लियर है आपको प्रीवियस लेक्चर से। जो आज़ादी पाले, जैसे इंडिया जो है जब उसने आज़ादी पाली तो फिर इंडिया इसका मतलब कॉलोनी नहीं था, और अब इंडिया के ऊपर कोई भी कॉलोनाइजर नहीं था। ठीक है, तो हम कहेंगे जो कंट्री आज़ादी पा लेती थी उनके लिए टर्म यूज होता था डी कॉलोनाइज कंट्रीज। ये कहाँ की कंट्रीज थी? मेजर कॉलोनाइजर कंट्रीज ने एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज के ऊपर एक तरीके से उनको गुलाम बना रखा था। जब ये आज़ाद हो गई तो उनको कहा जा रहा है डीकॉलोनाइज नेशंस। ठीक है, अब इनके पास दो ऑप्शन थे जब ये आज़ाद होकर आए। हम पढ़ चुके हैं इसको, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैं फटाफट, मतलब इंट्रोडक्शन जो बिल्ड हो रहा है ना, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ यहाँ पर। जब ये आज़ाद होकर आए, इन्होंने देखा जब दरवाज़ा खोला, अब इनको अपनी कंट्री संभालनी थी, तो बहुत बार इनके मन में ये आता था कशिश कि क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए। जैसे याद है ना, जो मैंने आपको बताई थी नैम की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू का पहली पहल जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, दोस्तों नहीं ज्वाइन करो। इनको ज्वाइन करने का मतलब है फिर से गुलामी, इस फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में। अभी अभी तो आज़ाद होकर आए हैं, अभी अभी तो आए हैं जस्ट, क्यों जा रहे हो फिर से गुलाम बनने? तो वर्ल्ड की जब इस मेजर डी कॉलोनाइज कंट्रीज ने जब अपने दरवाजे खोले तो उनको दिखा वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइडेड है, या तो यूएसए या यूएसएसआर। जरूरी है कि किसी को ज्वाइन करें अगर ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास की कंट्रीज जो हैं वो उनकी एली बन चुकी हैं। लेकिन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का विचार कुछ और था कि नहीं यार, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इनको ज्वाइन करने का मतलब है इनकी शरण में हमेशा रहना, इनकी पैर छूने पड़ेंगे, इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, भिखमंगापन आएगा एक तरीके से। क्या करें भाई? ऑप्शन तीसरा भी था अवेलेबल इनके पास कि क्यों ना हम कोई भी अलायंस ज्वाइन ना करें। और कोई भी अगर अलायंस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपस में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनको नहीं बनना गुलाम फिर से। उन्होंने देखा है, रियल फॉर्म में देखा है उन्होंने कि गुलामी एक्चुअली होती क्या है। चाहे इनका ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं ज्वाइन करना, हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए। नेहरू और दूसरे 4 अफ्रीकन और एशियन लीडर साथ मिलकर आते हैं। अभी मैं उनको नाम बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। वो साथ मिलकर आए, उन्होंने कहा दोस्तों चलो एक ग्रुप बनाते हैं, हम उस ग्रुप से ये चीज सिद्ध कर देंगे कि आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे ना। तुम भी गरीब, मैं भी गरीब, ठीक है, 2 रोटी मेरे पास है, ठीक है, थोड़ी सब्जी तुम्हारे पास है, मिल बांट के खा लेंगे, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे, लेकिन इनकी गुलामी नहीं सहेंगे कि पैसा अगर एकदम से आ गया और बाद में वो फिर जिंदगी भर के लिए उसके गुलाम बनकर रह गए। एली क्या करेंगे आपको पता है ना?
एली क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करवा देंगे, डेवलपमेंट करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन फिर क्या कभी उनके चंगुल से बच पाएंगे, कभी छूट पाएंगे, कभी उनके एहसानों को उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे दोस्तों। और हम अपने कंट्री को भी एक ग्राउंड बना देंगे कोल्ड वॉर के एरेना का, जो कि समझ में आ रहा था इन पावर्स को। उन्होंने कहा हम एक ग्रुप बनाते हैं, नेहरू ने आइडिया दिया और 4 लीडर्स और थे, हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नैम आज भी जिंदा है कशिश, ठीक है, आज भी जिंदा है। जैसे नेटो और नैम आज भी जिंदा है, बाकी कुछ जो कोल्ड वॉर में जैसे हमने सीएटो, सेंटो और जो वॉरसेपैट पढ़ा था वो नहीं वो आज के टाइम में यूज नहीं होता। नेटो और नैम आज भी चलते हैं। नैम थोड़ा सा आप कह सकते हो ठंडी बॉडी पड़ गया, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं है। नेटो तो एक्टिव है ही, अभी आपको रशिया यूक्रेन के वॉर में दिख ही रहा है। यूक्रेन इतने टाइम तक कैसे टिका हुआ है, क्योंकि नेटो उसको सपोर्ट कर रहा है पीछे से। अभी भी वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, पता है कशिश? और यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है। यूक्रेन उस टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट भी था, पता है? जब आजाद होएगा ना, देखेंगे हम सेकंड चैप्टर के अंदर, उसी से अलग हुआ था। और आज देखो चैलेंज करे, इतने दिन हो गए रशिया को, ऑलमोस्ट अ मंथ, मोर देन अ मंथ, फिर भी नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि नेटो का सपोर्ट है। और इस टाइम पे नेटो की पता है वैसे कितनी कंट्री थे चैप्टर के अकॉर्डिंग? हमारे 12 ना। अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। आज के टाइम में 30 प्लस कंट्रीज है नेटो की, 30 प्लस कंट्रीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल से 32 या 33 हैं। एक एक बारी हम देख लेते हैं नेटो के मेंबर्स कितने हैं आज के टाइम में। 12 तो फाउंडिंग है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो? 30, हाँ हाँ जी, सही बोला मैंने। 30 मेंबर स्टेट्स है आज के टाइम में नेटो की, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं आपको ये बता रहा था, हाँ इन्होंने देखा भाई हमें नहीं ज्वाइन करनी कोई अलायंस वालायंस, हम अपना इंडिपेंडेंस स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे। तो इनके पास थर्ड ऑप्शन था, नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस, हम कोई अलायंस को ज्वाइन नहीं करने वाले। तो अब बात करते हैं, जब कोई अलायंस को इनका ज्वाइन नहीं नहीं करना था, मैंने तो आपको नाम पहले ही बता दिया, नैम। तो नैम का एक आइडिया इमर्ज होकर आएगा। आइडिया जो इमर्ज होकर आया, चलो उस आइडिया को जानते हैं, उसके रूट्स को जानते हैं, उसकी जड़ को पता लगाते हैं। जो नैम की जो जड़ें है ना, ये जाती है दोस्ती की वजह से। मतलब इसका बैकग्राउंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पिक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड को जान रहे हैं कि जो जड़ें है ना, ये चाहती हैं, कुछ लीडर्स के बीच में दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उसकी वजह से। फ्रेंडशिप किसके बीच में थी? मेजरली वर्ल्ड के 3 लीडर्स ऐसे थे जिनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, और वो तीनों कंट्रीज गुलाम थी किसी ना किसी कॉलोनी की, और सेम टाइम पे आजाद हुई थी। यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट, इनकी दोस्ती थी इन 3 कंट्रीज की। इन 3 कंट्रीज के कोई लीडर्स थे जिनकी आपस में दोस्ती थी। यूगोस्लाविया से कशिश जोसेफ ब्रोस टीटो, जोसेफ ब्रोस टीटो नंबर 1। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, नाम याद करना काफी इजी है, नंबर 2। इजिप्ट से गमल अब्दुल नसर, नंबर 3। इन्होंने एक मीटिंग करी थी 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि अर्ली 50s या फिर लेट 40s के अंदर, जैसे इंडिया 1947 के अंदर है ना, तो 56 के अंदर ये मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अर्ली 1950s के अंदर मीटिंग हो रही है, ठीक है। इंडोनेशिया की साइड से 2 और लीडर्स ने ज्वाइन करा फिर इनकी दोस्ती के ग्रुप को, इंडोनेशिया ने और घाना, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। ये आप इमेजिन कर सकते हो। यूगोस्लाविया, देखो इस चैप्टर के अंदर ना हमने बात करी थी यूगोस्लाविया के बारे में। अब आपको थोड़ा सा अगर ये जागे ना, ये देखो ग्रीन कलर के पोर्शन में आप देखो, पूरे के पूरे जो ईस्टर्न यूरोप है आप उसको पाओगे, पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप ने यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन कर रखा है। ये देखो, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया। लेकिन देख रहे हो यूगोस्लाविया, ये ग्रीन है। और ग्रीन का मतलब क्या, यहाँ पर देखो अदर कम्युनिस्ट नेशन तो है ये, ठीक है, लेकिन ग्रीन का मतलब अगर आप यहाँ पर आओगे ना, तो आपको यहाँ पर देखने को पता चलेगा दीज वर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी हैं जिन्होंने कंप्लीट तरीके से ज्वाइन नहीं करा। क्योंकि यूरोप की कुछ जड़ें देखो, अगर यहाँ पर जो येलो पोर्शन में मार्क कर पा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट ये यूरोप और एशिया के जो रीजन को टच कर रहा है, वो उसने बाद में, ये मैप तो चलो प्रॉपर मतलब प्रिसाइज तो नहीं है ना कि कंट्री स्पेसिफिक दिख रही हो, लेकिन यहाँ पर ना कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नैम के आइडिया को ज्वाइन करा, ठीक है। और डेफिनेटली जब ये चीज़ नीचे यूगोस्लाविया के लीडर का नाम आ ही गया है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में से यूगोस्लाविया वाज द ओनली वन जिसका ये कहना था, नो मैं रीजन में बहुत ज़्यादा पास हूँ, भले ही रीजनली बहुत क्लोज हूँ मैं जोग्राफिकली यूएसएसआर के, लेकिन फिर भी, और यूएसए के भी, लेकिन मैं फिर भी ज्वाइन नहीं करूँगा किसी एक ग्रुप को। तो उसका
यूगोस्लाविया का लीडर था जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमल अब्देल नासिर। शुरू में ये तीनों आते हैं मीटिंग करने, ठीक है। और बाद में इनके ग्रुप को ज्वाइन करा, दोस्ती एक्चुअली 5 के बीच में हुई थी, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो, इनका पूरा नाम था डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर थे, ठीक है, इतना बस आप याद रख लो, डॉक्टर सुकर्नो, ठीक है। और घाना से इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, क्वामे क्वामे, कई लोग इसको ना क्रूमा कहते हैं, कई लोग रूमा कहते हैं। मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं, देखो, जो कि मैंने अपने टीचर से सीखा था, क्वामे नखरूमा, क्वामे नखरूमा। आप क्वामे, देखो जो प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब मैं नखरूमा इसलिए भी मतलब बोलना सीखा था क्योंकि यार वो फिर यार याद नहीं रहेगी इसकी स्पेलिंग, और अभी हम कोई यूपीएससी के लिए नहीं, इसको यार थोड़ा सा सीबीएसई के एंगल से भी बढ़ रहे, तो स्पेलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार अभी 12th में यार। यूपीएससी में तो कुछ भी लिख कर आता हो, चलो उनको तो एनालिसिस चाहिए होता है, ठीक है। इसका मतलब अब एक चीज़ याद रखना, देखो एक चीज़ याद रखना, मैं आपको एक ना प्रिसाइज चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मेरे जैसा कोई टीचर हो ना तो वो क्या करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 5 लीडर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 4 सुकर्नो, 5 कौमे नक्रुमा, हो गए ना, 5 हो गए ना, कशिश सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब इनको ये बोल भी रहा है एनसीईआरटी का राइटर, दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेम। थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक हो जाए ना, थोड़ा सा, जैसा कि हम हर चीज में होते हैं, भाई मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर कल को कोई मुझसे बोले ना कि हु वर द इनिशियल फाउंडर्स ऑफ नेम, तब क्या करूंगा मैं। अब पेपर के अंदर तो भाई मुझे तो ऑर्डर याद ही नहीं है, इसलिए इसको ना कशिश हमेशा ऐसे याद करके जाना, हमेशा यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट, इन 3 के पहले मिले थे ना, ये 3 पहले मिले थे ना, उसके बाद इंडोनेशिया और घाना ने इनको ज्वाइन करा। कहे ऑब्वियसली बात है, पांचों फाउंडिंग मेंबर्स हैं, लेकिन इनिशियली यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट है, बाद में इंडोनेशिया और घाना है। इसका मतलब आप कंट्री ना बोल के अगर मैं लीडर के नाम बोलूं तो जोसेफ ब्रोज टीटो, पंडित नेहरू और गमल अब्देल नासिर वर द एक्चुअल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेम, who were supported by Kwame Nkrumah and डॉक्टर सुकर्नो। ये होता है कहने का तरीका, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। द एक्चुअल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेम वर जोसेफ ब्रोज टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, पंडित नेहरू फ्रॉम इंडिया, गमल अब्देल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, who were supported by 2 new members, 2 new entrants, 2 new supporters, डॉक्टर सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, क्वामे नक्रूमा फ्रॉम घाना, ठीक है। इन 5 लीडर्स को हम लोग बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ रैम, लेकिन इनिशियली मैंने आपको बता दिया 3+2 स्पेसिफिक होकर अगर बात करें तो, ठीक है। तो पहली नैम की समिट होती कहां है, पहली नैम की समिट होती है बेलग्रेड के अंदर 1961 में। वेयर इज बेलग्रेड का शीर्ष, वेयर इज बेलग्रेड, कहां हुई, यूगोस्लाविया। बेलग्रेड वॉज इन यूगो इज इन यूगोस्लाविया, वहां पर होती है इसकी मीटिंग, ये पूरा लिख कर आना बेलग्रेड यूगोस्लाविया, क्योंकि वो कभी कभार ना ऑप्शन दे देंगे, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेम वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट। आप कहोगे यार ये तो दे नहीं रखा था एनसीईआरटी के अंदर, मतलब बेलग्रेड दे रखा था, ये कैसे ऑप्शंस आ गए। फिर आप कहोगे एग्जामिनर से मैम ये रॉन्ग क्वेश्चन इज फ्रेम्ड बाय सीबीएसई, प्लीज करेक्टेड, और वो फिर पता चला गंदी सी गाली देकर चले जाए आपको। अब जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, कान के पट खोल के सुन लो, कशिश आप भी सुनो यार। यहां पर ना कभी कभार क्या होता है, पेपर जिस तरीके से चेंज हो गया स्पेशली पोस्ट कोविड, थोड़ा सा पेपर ना पॉलिटिकल साइंस का, करंट अफेयर, डायनेमिक्स से आता है, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। सीबीएसई ये हरकत कर सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन दे, भले ही वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, वो ये पूछ सकता है फर्स्ट मीटिंग और लेटेस्ट मीटिंग नेम की कहां हुई है। हर साल इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करके भेजता हूं कि लेटेस्ट मीटिंग जब हुई होगी ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये चीज अप्रैल महीने के अंदर, तो अभी हम नेट से देख लेते हैं, इस साल के बीच में अगर कभी भी नैम की मीटिंग हुई होगी
कशिश आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं तो बाकी व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, आप तो यूपीएससी की स्टूडेंट हो है ना, करंट अफेयर में बहुत आगे चलते हो, तो आपको तो जरूरत है नहीं, आप तो क्योंकि मेरे साथ क्लासेस कर रहे हो और आप तो करंट अफेयर खुद भी डिजाइन भी कर लेते हो अपने, है ना, आप भी तो लेक्चर्स देते हो। तो कशिश आपको तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली, लेकिन आपने जैसा कि बोला था कि सबको बता देना एक बार ये वाली चीज़, तो इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। तो एक बारी फर्स्ट मीटिंग तो हमने देख ली कि वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। लेटेस्ट मीटिंग जरा इन लोगों को हम लोग गूगल से दिखवा देते हैं, ठीक है। तो कशिश, थैंक्स टू यू फॉर शेयरिंग द पेज। और यहाँ पर अगर हम लोग लेटेस्ट मतलब सारी मीटिंग देखें नैम की, तो हमें फर्स्ट और लेटेस्ट याद रखनी पड़ती है। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1 to 6 सितंबर 1961, जैसे कि मैंने आपको बताया बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया, ठीक है, वो हमें दिख रहा है, यूगोस्लाविया के अंदर हुई थी। लेटेस्ट ना देखो अभी तक जो हुई थी ना, वो 18th हुई थी, 25 से 26 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। इसके बाद 2 साल तो कोविड 19 की महामारी चली, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे, या वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि समिट यहाँ पर हुई। आप जब भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां से बैठ के ले रहे हैं, उधर के प्राइम मिनिस्टर वहां से बैठ के वो ले रहे हैं, तो ये तो अपने अपने घरों से हुई ना, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब अपनी अपनी कंट्री से, होम कंट्री से। तो 2019 में लास्ट मीटिंग फिजिकली थी, जो कि हुई थी बाकू से। बाकू कहाँ पर है? अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान के अंदर है बाकू, वहां से हुई थी, ठीक है। अब जो होएगी ना 2023 के एंड में मतलब वो घोषित करी गई है कि यहाँ पर होगी 19 मीटिंग होगी। और कहाँ होगी? तो आप युगांडा के अंदर होगी, ठीक है। शहर अभी मेंशन नहीं है, टीबीटी का मतलब ये है कि मेंशन अभी नहीं है, युगांडा के अंदर होगी। अब अगर ये आ जाए कि लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई है, तो आप लिख कर आना 2019 में लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी, जो कि 18th समिट थी, ये देखना 18th समिट थी इसकी, जो कि बाकू अजरबैजान के अंदर हुई थी, बाकू अजरबैजान के अंदर हुई थी। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं सबको, जो कि आपने बताया कशिश, कि ये भी तो पूछता है सीबीएसई या फिर कोई भी एग्जाम के, कितने मेंबर्स आए थे पहली समिट और लास्ट समिट के अंदर। फर्स्ट समिट के अंदर जो थे कितने मेंबर्स आए थे, एक मिनट रुको। फर्स्ट समिट के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स वो तो हमारी चलो एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, लेटेस्ट समिट के अंदर देखते हैं। 18 समिट के अंदर ये देख रहे हो 120 120 कंट्रीज आई थी, 120 कंट्रीज, इट वॉज अटेंडेड बाई 120 कंट्रीज। 19 समिट तो अभी होनी, तो हम उसका कुछ कह नहीं सकते, तो इसको आंसर को हमें ऐसे लिखना है, लेटेस्ट समिट 2019 में हुई थी बाकू अजरबैजान के अंदर, जो कि 18 समिट थी उसकी। 19 समिट 19 समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेड इन युगांडा एट द एंड ऑफ 2023, ठीक है, एज डिसाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ नैम। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है, एंड थैंक्स कशिश इन सबको बताने के लिए। तो आगे देखो, ये सब कुछ हमने दिखा दिया, और नैम की पहली मीटिंग, लास्ट मीटिंग, सब कुछ इसका बैकग्राउंड जान गए। अब नैम जो था ना, ये लास्ट लाइन देख रहे हो, नैम वाज द कल्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, नैम जो आया ना, वो 3 रीजंस की वजह से आया, नैम का बर्थ जो हुआ 3 रीजंस की वजह से। यहाँ पर देखो, सबसे पहला इसका ये आता है, कॉपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज कौन से? यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना, ठीक है। जोसेफ ब्रोस टीटो, नेहरू, गमल अब्दुल नासिर, डॉक्टर सुगर्नो और क्वामे नक्रुमा। कोल्ड वॉर टेंशंस जो वाइड हो रही थी, और जो कोल्ड वॉर के एरना जो बढ़ते जा रहे थे, इसकी वजह से आया। और फिर बड़ी सारी जो नई नई डीकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्री जो थी, वो इंटरनेशनल एरेना में एंटर कर गई थी, इसकी वजह से आया। 1960 तक 1960 तक 16 नई अफ्रीकन मेंबर्स आ चुके थे यूएन का पार्ट बनने। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी बॉडी ना, आप जानते हो ना, यूनिवर्सल, सारे कंट्रीज इसका पार्ट बन सकती हैं यूएन का, है ना, जो हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर यूएन की अगर कोई बात अगर आपको अभी समझ में भी नहीं आती ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 6 चैप्टर के अंदर इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, सब कुछ जान जाओगे यूएन के बारे में। इस बुक के बाद याद रखना कशिश, हमेशा के लिए जब बस इसको अच्छे से कर लोगे ना, हमेशा के लिए करंट अफेयर आपको समझ में और अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है, बेस बन जाएगा आपका। जो फर्स्ट समिट होती है, मैं आपको बता रहा था ना कि लेटेस्ट समिट कितनी कंट्रीज ने अटेंड करी, 120 से ज्यादा कंट्रीज ने। पहली समिट कशिश 1961 में होती है, 25 मेंबर्स के द्वारा अटेंड करी गई। ओवर द इयर्स नैम की मेंबरशिप एक्सपेंड होती हुई है ये। चलो आ गया ये वाली बात यहाँ पर। लेटेस्ट मीटिंग 18 समिट, हमने तो उसको ओरिजिनल देखा ना गूगल क्रोम से, जो कि आपने दिखाया, थैंक यू कशिश, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था अजरबैजान के अंदर हुई 2019 के अंदर। और लेकिन व्यूअर्स को ये नहीं पता एक चीज कि अब कहाँ होने वाली है, 2023 युगांडा,
युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। 120 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था इसके अंदर, और 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स आए थे। 2019 की मीटिंग की बात हो रही है, अजरबैजान। और एक और चीज़ यहाँ पर नहीं पता सबको, इसकी एग्जैक्ट मैंने तो आपको जगह बताई है ना, बाकू। बाकू ये चीज़ है, ये आपको एक्स्ट्रा पता होगी जो कि और किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। तो बाकी की बातें नैम के बारे में करेंगे। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।